सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सर कल हमने क्लास के अंदर कवर कर लिया था प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट्स अब सवाल पेपर के अंदर किस तरीके से आ सकता है दोनों में से कि आपको ना स्पेसिमेन ये जैसे है जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस तरीके से कोई भी बन के आ जाएगा। पास पेपर में ऐसा आ भी चुका है और आपको बोला जाएगा कि सर इसको आइडेंटिफाई करें कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है या सर चेक है। आप आइडेंटिफाई करें ये कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो सर आप आइडेंटिफाई करके बताएंगे, उसके कोई 2-3 नंबर होंगे, फिर आपको बोला जाएगा इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो 3, 4 या 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। तो सर इसको देख के जाना। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होती है। ड्रॉयर यहाँ पे साइन करता है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉयर साइन करता है। उसके बाद सर यहाँ पे ना एक्सेप्टर साइन, जो भी बंदा ड्रॉई होता है ना वो यहाँ पे एक्सेप्टेड कैसे करेगा सर, और कोई वजह होगी नहीं तो वो यहाँ पे साइन कर लेता है, एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर करके वो साइन कर लेता है। ठीक है, और सर ये बंदा साइन नहीं करता। यहाँ पे 3 पार्टीज होती है, ठीक है, और तीनों पार्टी शक्ल में नजर आ रही होती है। वैसे तो चेक में भी 3 पार्टीज ही होती है लेकिन शक्ल में नजर नहीं आ रही होती। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों पार्टीज का नाम आ रहा होता है, तीनों पार्टी नजर आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज सर, और यहाँ पे ना ये लिखा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो दूसरी बात इनके फर्क में है वो सर ये डिफरेंस है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू XYZ। यहाँ पे ना हम ऑर्डर कर रहे हैं कि यार ये ना एमएनओ सदर कराची ऑर्डर कर रहा है एबीसी को कि 3 मंथ बाद, इस तारीख के 3 मंथ बाद, सितंबर 15 2023 के 3 मंथ बाद, ठीक 3 मंथ बाद तुम इसको एबीसी, तुम इसको ना XYZ को, तुम इसको ना XYZ को या एबीसी जेल रोड को ना तुम ये पैसे दे देना। एबीसी तुम जेल रोड को तुम क्या कर दोगे, पैसे दे दोगे। कितने पैसे दे दोगे सर, 10,000 पैसे दे दोगे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है सर। इसको पेई बोला जाता है, इसको ड्रॉई बोला जाता है जिसको पैसे मिलेंगे, सर इसको ड्रॉयर बोला जाता है जो बना रहा होता है। ड्रॉयर बोलो मेकर बोलो एक ही बात है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं 3 मंथ्स आफ्टर डेट मैं खुद आई प्रॉमिस्ड कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मंथ्स आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे एबीसी, मैं खुद दूंगा। ठीक है ना, और कोई नहीं देगा। और यहाँ पे 2 पार्टी नजर आ रही है, एक मेकर होता है एक पेई होता है। इसी तरीके से आप इसको, इसकी शक्ल याद कर लें सर, आपको एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ सर ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरी दुनिया में इश्यू हो रहे होते हैं, पूरी दुनिया में इश्यू हो रहे थे। ठीक है, अब सर इसका पास पेपर में सवाल किस तरीके से आया है वो भी मैं आपको लोगों को दिखाता हुआ चलूं, जो मैंने स्पेसिमेन वाली बात की। इसका पास पेपर में सवाल आया था कोई 2016 के अंदर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी सर, मैं सवाल की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लें सर, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लें। स्पेसिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, ये ऑटम 2015 के पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और सर इसके अंदर लिखा हुआ है इसकी रिक्वायरमेंट में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, briefly describe its essential characteristics under the provisions of negotiable instrument एक्ट 1881। सर आप इसको बताएं कि ये कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और सर आप बताएं कि ये जो है ना इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बता दें। तो सर आप देखो इसको ना, यहीं पे ना मुझे नोट्स के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। सर कितनी पार्टीज है सर, 3 पार्टीज हैं। ठीक है सर, सर यहाँ पे साइन हो रही है, यहाँ पे ड्रॉई है, यहाँ पे सर ड्रॉयर है, ड्रॉई है और सर पेई है। ठीक है, तो सर अब ये जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है सर, इसकी करेक्टर ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जो स्पेसिफिक है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। अच्छा ठीक है सर, अब बात ये है कि आप इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं सर। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं सर। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखूंगा भाई, इसके 3 पार्टीज हैं। देखो अब यहाँ पे ना देख देख के ही ना मैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बना लूंगा। भाई ये ड्रॉयर है, ठीक है, ये भाई ड्रॉई है जो पैसे देगा। ड्रॉयर इज द वन हु सर प्रिपेयर्स या हु इज द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई इज द वन सर जो के पैसे देगा। सर ये पेई जिसको पैसे मिलेंगे। ठीक है सर, उसके अलावा सर अमाउंट मस्ट बी सर्टन, अमाउंट आपकी सर्टन होनी चाहिए। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन मुझे नजर नहीं आ रही।
ठीक है ना। इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे, हाँ बिल्कुल सर, ऑर्डर किया जा रहा है, ऑर्डर कर रहा है ये लायक सदर जो है सर, ये लेला को ऑर्डर कर रहा है, बाजी लेला को, कि तुम दूसरी लेला को पैसे दे दो। ठीक है ना, ये कोइंसिडेंस हो गया है कि यहाँ पे भी लेला लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ना लेला लिखा हुआ है। तो सर वो ना बाजी लेला को बोल रहा है कि तुम इसको पैसे दे दो, तो सर इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे। ठीक है सर, और पार्टीज तीनों सर्टेन होनी चाहिए सर, ये आपके एसेंशियल्स हो गए, और अल्लाह आपका भला करे, ये सवाल हो गया आप लोगों का। ठीक है, अमाउंट डेफिनेटो, ये सारी बात, इट मस्ट बी रिटन, बिल्कुल सर। सर प्लीज वैसे इज्जत देने के लिए लिखा हुआ है यार। सर अब चेक, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब चेक स्टार्ट कर लेते हैं। अब चेक पे क्या हिसाब किताब है? अब चेक का हिसाब किताब ये है कि आपको ना एग्जामिनर जो है, चेक का क्या सीन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर? सर चेक के अंदर भी तीन पार्टीज होती है सर। चेक के अंदर तीन पार्टीज कैसे होती है सर? चेक के अंदर तीन पार्टीज ऐसे होती हैं कि लेट सपोज, जो मैंने कल आपको एग्जांपल बना के दी थी, मिस्टर ए जो था वो खरीद रहा था किससे? कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स से चीजें। अब उसने ना कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स को ना बोल दिया कि यार मैं तुझे 10 दिन के बाद पैसे दे दूंगा, या इस तरीके से बोल दिया कि यार मेरे पास अभी ना कैश नहीं है, हाथ में कैश नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है, मैं तुझे चेक दे देता हूँ, तू बैंक से जाके ले लियो। अब ये तीसरी पार्टी कौन आ गई सर? बैंक आ गई। तू किससे जाके ले लियो? बैंक वाले से जाके ले लियो। ठीक है ना सर। मैं कौन हूँ सर? मैं हूँ मिस्टर ए। कौन है? मेकर। मिस्टर ए कौन है? ड्रॉयर। जो सर दे रहा है, जो दे रहा है कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को। कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कौन है सर? जो रिसीव करेगा। रिसीव करेगा मतलब कौन बन गया? पेई। पेई। ठीक है ना, रिसीव करेगा मतलब क्या बन गया? पेई। और सर पैसे देगा कौन? पैसे देगा कौन सर? बैंकर। पैसे देगा कौन सर? बैंकर। तो यहाँ पे भी कितनी पार्टी हो गई सर? ड्रॉयर, ड्रॉय, पेई। ठीक है ना, तो सर यहाँ पे भी तीन पार्टी हो गई। ठीक है सर, उसके अलावा अब चेक की जो शक्ल होती है ना, वो इस तरीके से कुछ नजर आ रही होती है। अब सर बात ये, यहाँ पे पेई का नाम यहाँ पे आ रहा होता है, पेई का नाम यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है ना, आप इसको खाली छोड़ दें या सर पेई का नाम यहाँ पे डाल दें, नॉर्मली पेई का नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सर चेक हमेशा ड्रॉ होगा कौन सी तारीख पे सर? जो यहाँ पे डेट मेंशन होगी ना, उस तारीख पे ड्रॉ होगा। आप अगर मैंने कोई चीज खरीदी, कब खरीदी थी? लेट सपोज मैंने कल खरीदी थी 12 अगस्त पे, 12 अगस्त पे मैंने फ्रिज खरीदी थी। अब मैंने ना कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ना चेक ड्रॉ करके दिया 15 सितंबर का, 15 सितंबर का चेक ड्रॉ करके दिया। अब कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैंक कब जाके चेक दिखा के पैसे निकलवा सकता है सर? 15 सितंबर को ही जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता। बैंक में हमेशा हमेशा सर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था कि जो डेट यहाँ पे लिखी हुई होती थी, जो डेट मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, जो डेट यहाँ पे लिखी हुई होती थी, उससे मुझे कैलकुलेशन करनी होती थी जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई होती थी कि 2 months आफ्टर दिस डेट। दिस डेट मतलब कौन सी वाली डेट सर? ये वाली डेट। दिस डेट मतलब ये वाली डेट। ठीक है ना, 2 months आफ्टर दिस डेट। ठीक है ना, उसके बाद अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है? यहाँ पे जो डेट यहाँ पे लिखी हुई होती है ना, आपको उसी दिन पैसे मिलेंगे, उससे आगे भी मिल सकते हैं। 16 सितंबर को आप चले जाए, 17 को चले जाए, 18 को चले जाए, आप जब चले जाए, जब तक चेक पुराना ना हो जाए, 6 महीने का ना हो जाए, 4 महीने का ना हो जाए, आप तब तक जाके उसको पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है। चेक जो है ना आपका खराब हो गया है, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, आप जाके ले सकते हैं, डैमेज नहीं हो जाए। तो सर अब ये हिसाब किताब है, लेकिन आप इससे पहले नहीं जा सकते। मिस्टर ए ने कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स को 15 सितंबर की डेट लिख के दे दी, तो सर मिस्टर ए जो है ना, अब जो कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना, वो बैंक जाके पैसे कब ले सकता है? 15 सितंबर को। अगर इससे पहले जाएगा तो उसको ड्रॉई जो होगा, जो कि बैंकर होगा, वो मना कर देगा। 14 सितंबर को गया, 13 सितंबर को गया, 1 सितंबर को गया, तो बैंकर उसको मना कर देगा। ठीक है, कि भाई जो इसमें तारीख लिखी हुई है ना, मैं उसके हिसाब से पैसे दूंगा। तो हमेशा अब होगा क्या कि सर अब जो आपका बैंकर होता है ना, ये तो सर डेट हो गई, इसके अंदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। ठीक है सर, आपका जो मेकर होगा वो साइन कहाँ करेगा सर? आपका मेकर यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, आपका मेकर यहाँ पे साइन करेगा। आपके मेकर का अकाउंट नंबर जो होगा, जो बैंक के पास अकाउंट नंबर होता है, वो यहाँ पे आ रहा होता है। आपके जो मेकर का जो अकाउंट टाइटल होगा सर, वो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है ना सर, अमाउंट जो होती है वो रुपीज में जो होती है ना, रुपीज में फिगर्स वाले फॉर्म में वो यहाँ पे आ रही होती है। और सर फिगर मतलब वर्ड्स वाले फॉर्म में, सॉरी वर्ड्स वाले फॉर्म में, फिगर वाले फॉर्म में ना सर, वो यहाँ पे आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद सर
आपका सर यहाँ पे मेकर का नाम ये आ रहा है, ठीक है ना, पेई का नाम ये आ रहा है, तो सर ड्राई का नाम कहाँ पे आ रहा है? सर ड्राई का नाम ये एपीसी बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, कोई भी फैसल बैंक हो, यूबीएल हो और उसकी ब्रांच नेम, सर ये यहाँ पे आ रही होती है। सर क्या यहाँ पे भी ऑर्डर टू पे किया जा रहा है? बिल्कुल सर, ऑर्डर टू पे किया जा रहा है। सर किसको ऑर्डर कर रहे हैं हम? सर हम ऑर्डर कर रहे हैं बैंक को कि बैंक तू इसको पैसे दे दे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर टू पे तो किया जा रहा है, उसके बाद सर क्या यहाँ पे अमाउंट सर्टेन है? बिल्कुल सर, यहाँ पे भी अमाउंट सर्टेन है। अमाउंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, अमाउंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर उसके बाद सर यहाँ पे पार्टीज भी सर्टन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने चेक बना के दे दिया और यहाँ पे पे कोई और हो, पार्टीज भी सर्टन होनी चाहिए। सर पैसे किस फॉर्म में पे किए जाएंगे? सर पैसे लीगल टेंडर में फॉर्म में पे किए जाएंगे। तो ये सारे इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सर आप यहाँ से इनको पढ़ लें। इन राइटिंग होना चाहिए, इन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, डेफिनेट एंड कंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, साइंड बाय ड्रॉयर। सर यहाँ पे सिर्फ ड्रॉयर साइन करता है, वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉयर भी साइन कर रहा था, ड्रॉई भी साइन कर रहा था। ड्रॉई कैसे साइन कर रहा था? सर एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब साइन कर रहा था ना। यहाँ पे ड्रॉई साइन नहीं कर रहा, बैंकर खुद कैसे साइन करेगा? बैंकर साइन नहीं कर रहा। तो सर यहाँ पे क्या मैं बैंकर से एक्सेप्टेड करवा रहा हूँ? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। यहाँ पे क्या मैं बिल ऑफ एक्सचेंज चेक एक्सेप्ट करवा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं करवा रहा, क्योंकि 100% एक्सेप्टेड है। तो सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टू पे, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे सर्टेन अमाउंट। हम बैंकर को ऑर्डर करने हैं भाई, तो उसको पैसे दे दियो, पैसे ही देना और कुछ नहीं देना। और बैंकर स्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड कैसे होता है? सर ये कहाँ लिखा हुआ है भाईजान? ये लिखा हुआ है ना, ये एबीसी बैंक लिमिटेड। तो आप किसी भी ऐसे तो नहीं ना, मैंने कोई भी चेक दे दिया, चेक बना के दे दिया, अब तुम फैसल बैंक चले जाओ, यूपीएल चले जाओ, एचपीएल चले जाओ, सर एमसीबी चले जाओ, तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। बैंकर का नाम तो लिखा होगा ना, कौन सी बैंक का चेक है, कौन सी बैंक जाके मुझे लेने हैं पैसे, कौन सी बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं। इट मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। सर इसको 2 मिनट दे रहा हूँ, तसल्ली से रीड कर लें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब सर कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से काफी जरूरी है। सर सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है ना। सर अब सीन ये है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सर अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो सर लॉ है, वो आपका पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से है। नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर यही लॉ चल रहा होता है। कुछ एक दो आध अमेंडमेंट आ गई होंगी, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 है, तो पाकिस्तान आजाद होने से कई साल पहले है ये, ठीक है ना। तकरीबन ये कितने साल पहले हो गया सर? ये आपका अल्लाह भला करे 66 ईयर्स पहले हो गया, ठीक है ना। तो सर कुछ अमेंडमेंट आई होंगी, ज्यादा से ज्यादा, वरना नॉर्मली इतनी नहीं आई, क्योंकि सर ये जो है ना आपको बता रहा होता है, ये करेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो सर अब बात ये है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो प्रॉमिसरी नोट, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जो चेक, ठीक है ना, जो प्रॉमिसरी नोट, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जो चेक, सर पाकिस्तान में नॉर्मली चेक इससे हट जाता है। नॉर्मली चेक इससे हट जाता है, क्योंकि सर क्यों हट जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हुआ क्या, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी सर बिल ऑफ एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर बना, पाकिस्तान के अंदर बना, पाकिस्तान के अंदर बना, ठीक है ना। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मैंने बना के किसी को दिया, पाकिस्तान के अंदर मैंने बना के किसी को दिया, ठीक है ना। अब सर उस बंदे ने मैंने किसी फॉरेनर को दिया, मैंने पाकिस्तान के अंदर बना के किसी फॉरेनर को दिया, लेकिन वो फॉरेनर भी पाकिस्तान में ही है, वो फॉरेनर भी सर कहाँ पे? पाकिस्तान में ही है। और उस बंदे ने क्या किया सर? पाकिस्तान से ही पैसे ले लिए। पाकिस्तान में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना, पाकिस्तान में प्रॉमिसरी नोट बना, पाकिस्तान में बिल ऑफ एक्सचेंज बना, पाकिस्तान में चेक बना। सर जिस बंदे को मैंने दिया, जो कि पेई है, उसने पैसे कहां से कलेक्ट किए? सर पाकिस्तान के अंदर से ही पैसे मुझसे ले लिए, पाकिस्तान के अंदर से ही पैसे मुझसे ले लिए। लेकिन सर अब अगर पहली पॉइंट में क्या था? पाकिस्तान में बनाया किसने? सर भले फॉरेनर बनाए, भले पाकिस्तानी बनाए, कोई भी बनाए, सर जिसको पैसे मिले, सर वो भी भले जो पेई हो, जो मेकर हो, या सर ड्रॉई हो, वो भले सर फॉरेनर हो या पाकिस्तानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जो पेई हो वो भी भले पाकिस्तानी ना हो, सर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भले पाकिस्तानी हो, फॉरेनर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली कंडीशन क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर बना, और पाकिस्तान के ही अंदर उसको पे किया गया, सेटल किया गया। पैसे भी कहाँ दिए गए? उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, कि भाई
यही होता है ना, प्रॉमिसरी नोट में बोलता हूँ 2 महीने के बाद आके पैसे ले लेना, तो 2 महीनों के बाद जो पैसे भी दिए गए ना वो पाकिस्तान के अंदर दिए गए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो कि आपके इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोला जाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सर अच्छा, अगर अगर दूसरी कंडीशन ये आ रही है, अगर सर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बना, अगर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बना और सर वो जो दिया गया रेजिडेंट पर्सन को दिया गया, रेजिडेंट पाकिस्तानी को दिया गया। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है सर, जो कि पाकिस्तान, रेजिडेंट वर्ड का कोई पाकिस्तानी नेशनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, रेजिडेंट वर्ड का कोई पाकिस्तानी नेशनलिटी से, एनआईसी होल्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिडेंट बंदा वो होता है जो कि टैक्स लॉ के हिसाब से एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर 182 डेज से ज्यादा रहा हो, जो कि पाकिस्तान के अंदर 365 डेज पूरे ईयर के अंदर होते हैं, 365 डेज पूरे ईयर के अंदर होते हैं। तो एक साल के अंदर, वैसे तो काफी लंबी डेफिनेशन है, बस ये जो है ना मेन क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर सर 182 डेज से ज्यादा रहा हो, उसको रेजिडेंट बोला जाता है। तो सर अगर पाकिस्तान के अंदर चेक बना, अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉमिसरी नोट बना, सर पाकिस्तान के अंदर प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बना, चेक नहीं कवर होगा यहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर प्रॉमिसरी नोट बना, सेकंड पॉइंट में चेक कवर नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर प्रॉमिसरी नोट बना, बिल ऑफ एक्सचेंज बना। सर क्यों कवर नहीं होगा ये बाद में बताता हूँ, लेकिन सर जिसको जो पेई है वो कौन है, रेजिडेंट ही पाकिस्तान है, रेजिडेंट पाकिस्तान है वो सर पाकिस्तान में 182 दिन से ज्यादा स्टे कर चुका है। अब सीन ये है 182 दिन से ज्यादा स्टे कर चुका है वो, अब सीन ये है कि सर वो चला गया पाकिस्तान से बाहर, उसने पाकिस्तान से बाहर जाके पैसे ले लिए। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा, क्या ऐसा हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैं ये कहूं, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया आपको कि यार मेरा बंदा बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, तुम 2 महीने के बाद वैसे भी अमेरिका जाओगे ना, वैसे ही आप जो है ना 2 महीने के बाद अमेरिका जा रहे हो, मैंने आपसे ना कोई भी मोबाइल खरीद लिया आईफोन, आपने बोला यार पैसे दे दो, मैंने बोला यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं गरीब चल रहा हूँ, तुम ना मुझसे 2 महीने के बाद पैसे ले लेना। आपने बोला कि यार 2 महीने के बाद ना मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैंने बोला अच्छा अमेरिका में ना मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं ना तुम जाके उससे पैसे ले लेना, ये मैं तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे रहा हूँ। मैंने अपने भाई से फोन पे सर कॉन्फ्रेंस कॉल करके आपको उसकी एक्सेप्टेंस सुना दी, तो सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, मैं मेकर बन गया, ड्रॉयर, मेरा भाई ड्रॉई बन गया, और आप क्या हो गए सर, आप हो गए पेई। अब सर आप रेजिडेंट पाकिस्तानी, ये सर बिल ऑफ एक्सचेंज बना कहाँ पे, सर ये बना पाकिस्तान के अंदर। सर किसने बनाया, सर मैंने बनाया सर, और सर जिसको पैसे मिलेंगे वो कौन है, रेजिडेंट पाकिस्तानी, आप रेजिडेंट है, आपके लिए बनाया ना मैंने, आपके लिए बनाया, आप रेजिडेंट पाकिस्तानी, आप पैसे कहाँ से जाके कलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान से बाहर, तो सर इसको भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही बोला जाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर बना, पाकिस्तान के अंदर ही सेटल हो गया, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर बना, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर बना, लेकिन जिसके लिए बनाया गया वो बंदा रेजिडेंट पाकिस्तानी है, जिसके लिए बनाया गया वो रेजिडेंट पाकिस्तानी है, और सर उसने जाके पैसे अगर कलेक्ट किए कहां से, पाकिस्तान से बाहर, अब पाकिस्तान में कलेक्ट करे या पाकिस्तान से बाहर पैसे कलेक्ट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान से बाहर भी पैसे कलेक्ट किए ना तब भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कहलाया जाएगा, तब भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कहलाया जाएगा। सर इस वर्ड को छोड़ देना, इंडोर्स को, ये जो है ना अगली क्लास में करवा लूंगा मैं आप लोगों को, वर्ड इंडोर्स का क्या मकसद होता है। सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान में बना हो और सर पाकिस्तान के अंदर ही सेटल हो गया हो, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान में बना हो और सर जिसके लिए बनाया गया हो वो रेजिडेंट हो, फिर पे कहीं पे भी हो, पाकिस्तान सेटल कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में बना हो, रेजिडेंट के लिए बनाया गया हो। सर जो दूसरा नाम आ रहा है ना, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट के अंदर नाम आ रहा है ना सर पेई का, वो रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट पाकिस्तानी है उस साल के अंदर। तो सर अब वो पे कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में पे हो या फॉरेन कंट्री में पे हो, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। सर
अगर एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है सर? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सर ये वही पब्लिक लिमिटेड वाली डेफिनेशन आ गई। अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉट द इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो सर ये जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो सर कौन सा है? सर रेजिडेंट होना जरूरी है। बिल्कुल पेई रेजिडेंट हो, बिल्कुल पेई जो है ना रेजिडेंट हो, जो पेई हो सर वो रेजिडेंट होना जरूरी है। पेई का रेजिडेंट होना जरूरी है। सर इन बातों पे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पे बड़ा अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है आप सोचें। आपको ना कहा जा रहा है कि पहले में आपको बोला जा रहा है कि भाई बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू खुद से सोचें। सर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉ किया गया पाकिस्तान में और पे भी किया गया पाकिस्तान के अंदर, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? आप बोलेंगे लैंड इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एक एमसीक्यू तो ये हो गया जो कि आसान था। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि सर पाकिस्तान के अंदर ड्रॉ किया गया लेकिन सर पेबल पाकिस्तान से बाहर हुआ। तो अब बताओ ये जो है ना कब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा? ये कब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनेगा? अब आपसे सवाल देखो किस किस तरीके से हो रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर बना, पे पाकिस्तान से बाहर किया गया, ठीक है ना, पेबल पाकिस्तान से बाहर किया गया। अब आप बताओ कि ये कब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनेगा? तो आप क्या लिखोगे सर? अगर सर इसका पे ही रेजिडेंट होगा तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है। अब सर इस तरीके से भी आ सकता है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको सवाल में ये कहा जाए कि यार एक फॉरेनर ने पाकिस्तान के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और एक फॉरेनर ने ही पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट, उसको एक फॉरेनर को ही रेजिडेंट पे किया गया। एक फॉरेनर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस फॉरेनर को ही, दूसरा जो पेई है वो भी फॉरेनर है और उसको भी पे किया गया लेकिन पाकिस्तान के अंदर। अब बताओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक फॉरेनर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया। when the drawer is foreigner and pay is also the foreigner but the bill is settled, जो बिल है वो पाकिस्तान में ही बना और सेटल भी पाकिस्तान में ही हुआ। तो सर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना? सर ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बना। ठीक है। अब दोबारा दोबारा एक और एमसीक्यू सर। अब जो पेई है वो फॉरेनर है, अब जो पेई है वो फॉरेनर है सर। ड्रॉयर जो है ना, जो ड्रॉयर है वो सर आपका पाकिस्तानी है। सर ड्रॉयर जो है जिसने बनाया है वो पाकिस्तानी है, वो रेजिडेंट पाकिस्तानी है। जिसने ड्रॉयर ने, जिसने, अब देखो घुमा रहा हूं मैं आप लोगों को, ड्रॉयर इज द रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो पेई है वो सर फॉरेनर है और जो बिल है वो पाकिस्तान से पे किया गया, सेटल किया गया। आप बताओ क्या इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ? सर पेई जो है, दोबारा सुनो दोबारा सुनो, पेई जो है वो आपका लॉ कहता है, पहले लॉ की वर्डिंग सुनो। लॉ कहता है सेकंड कंडीशन में पेई का रेजिडेंट होना जरूरी है, ड्रॉयर का रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, ड्रॉयर का पाकिस्तानी होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपका सही जवाब आया, ठीक है ना। पेई का होना रेजिडेंट जरूरी है, ड्रॉयर का रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिर पे भले कहीं पे, सेटल भले कहीं पे भी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन है पेई का रेजिडेंट होना जरूरी है। एमसीक्यूज आ रहा है आपके पास कि ड्रॉयर जो है वो रेजिडेंट पाकिस्तानी है और सर जो पेई है वो आपका एमसीक्यूज आ रहा है वो आपका सर फॉरेनर है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ड्रॉ किया जा रहा है पाकिस्तान से बाहर। सर ये लेबनान में ड्रॉ किया जा रहा है। आप बताएं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? बताएं सर, जवाब दे दें। इनलैंड नहीं होगा, बिल्कुल इनलैंड नहीं होगा क्योंकि सर बिल्कुल फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब भले आप लोग सेशन ले लें, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।